नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम 17 जुलाई 2021 के पेपर यूपी आरवीएनएल का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें मैं अब तक 25-25 क्वेश्चन का सेट 2 वीडियो में अपलोड किया हुआ है चैनल पे। ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले के पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं और आप यूपी आरवीएनएल की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों पार्टों का लिंक डाल रखा है। वहाँ से उस वीडियो का कंप्लीट वॉच आप कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के या किस लेवल के क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं एक कॉमन नंबर से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा और पुनः इस वीडियो में भी मैं 25 क्वेश्चन ही सॉल्यूशन करूंगा, यानी 75 तक करूंगा। इसमें कॉमन नंबर जो क्वेश्चन है कि वोल्टता के संदर्भ में प्रेरणिक यानी इंडक्टिव धारा में धारा डॉट डॉट होती है। इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इंडक्टिव कोई सर्किट है तो उसमें करंट जो होगी वो वोल्टेज के संदर्भ में कैसी होगी। तो ये मानते हैं कि ये जो सर्किट हमने बना रहा है, ये जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम मानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट का ये ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं। इसमें वोल्टेज को यहाँ रखेंगे और करंट को यहाँ रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है, या इसी को दूसरे में हम संदर्भ में कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। यानी इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से हमेशा लैग करती है, यानी पीछे रहती है। इसी को हम कहते हैं पश्चगामी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन रहता कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट कैसे होती है, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होती है वो वोल्टेज से आगे रहती है। तो यहाँ करंट आ जाएगा कैपेसिटिव सर्किट में और वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। तो उसमें अगर कैपेसिटिव रहता तो उस कंडीशन में 3rd नंबर ऑप्शन सही होता, अग्रगामी। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि तुल्यकाली मोटर में घूर्णी स्थिरक, यानी घूर्णी स्थिरक माने स्टेटर पार्ट को कह रहा है, और फ्लक्स अक्ष और घूर्णक यानी रोटर, फ्लक्स अक्ष ध्रुव के बीच के कोण को घूर्णक कोण कहा जाता है। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकाली मोटर का आवेशन यानी एक्साइटेशन बढ़ाने पर टार्क क्या होगा। टार्क एंगल की ये बात किया हुआ है कि टार्क कोण क्या होगा। तो तुल्यकाली मोटर के बारे में, तुल्यकाली मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है, और इसका दूसरा नाम ये भी होता है कि तुल्यकाली मोटर जो होती है डबल एक्साइटेड मशीन होती है। अर्थात इसके रोटर और स्टेटर दोनों को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए तुल्यकाली मोटर को डबल एक्साइटेड मशीन भी हम कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यदि हम एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो क्या कंडीशंस होंगी। तो याद रखिएगा कि जब एक्साइटेशन को हम बढ़ाएंगे तो उसी अकॉर्डिंग में आर्मेचर करंट जो होती है वो घटती है और मिनिमम और फिर मैक्सिमम होने लगती है। जैसे इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो ऐसे होता है, तो ये एक्साइटेशन होता है, तो इसका मिनिमम यहाँ पे होता है और मैक्सिमम यहाँ होता है और मैक्सिमम यहाँ होता है। एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट बढ़ेगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो इसका टार्क एंगल जो होगा वो घटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कम होगा। याद रखिएगा तुल्यकाली मोटर में यदि हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो जो इसका टार्क होगा वो कम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाउ आर द
इंटरपोल वाइंडिंग कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में इंटरपोल की वाइंडिंग जो होती है वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इंटरपोल जो लगाए जाते हैं वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उसमें आर्मेचर के वो सीरीज में कनेक्ट रहते हैं और मेन पोल से इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ यदि हम ड्रा करें फिगर, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इंटरपोल यहाँ कहाँ लगते हैं, यहाँ ये मान लीजिए आर्मेचर हो गया, तो दो मेन पोलों के बीच में एक जो छोटा पोल होता है उसे ही हम इंटरपोल कहते हैं, और प्रत्येक दो मेन पोल के बीच में एक इंटरपोल लगाया ही जाता है। तो इसका कनेक्शन जो होता है इंटरपोल का वो आर्मेचर के सीरीज में होता है और इसमें एयर गैप भी होता है। तो एयर गैप के मामले में हम बता दें कि मेन पोल पर एयर गैप जितना भी हो उससे अधिक इंटरपोल पर एयर गैप पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि इंटरपोल की जो हाइट होती है, यानी आर्मेचर और इंटरपोल का स्पेस जो होता है वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी ये जो आकृति में आकार में होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें मेन पूछने का मतलब यही था कि इंटरपोल का कनेक्शन कैसा होता है। तो इंटरपोल का जो कनेक्शन होगा आर्मेचर के सीरीज में होगा, और साथ ही साथ इंटरपोल का जो कनेक्शन जनरेटर में पूछा है तो आगे आने वाले मेन पोल के समान होता है। लेकिन यदि मोटर में यह कहता तो आगे आने वाले पोल के विपरीत होता है, मोटर में और जनरेटर में समान होता है। ऑप्शन 4 में देखेंगे तो लिखा है कि इन सीरीज विथ द आर्मेचर एंड ऑफ द सेम पोलैरिटी अहेड ऑफ ए अप्रोचिंग पोल। जैसा कि मैंने बताया कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल का जो कनेक्शन होगा वो मेन पोल के आगे आने वाले पोल के समान होगा, पोलैरिटी अहेड अप्रोचिंग पोल, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान 15 मिली एम्पियर है, तो इसका औसत मान कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया हुआ है। इसको मैं बताता हूँ। यहाँ एवरेज मान की मान पूछा गया है। सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते होंगे कि आरएमएस इक्वल टू होता है आई मैक्स अपन √2। तो आरएमएस मान यहाँ दिया हुआ है 15, चूँकि मिली एम्पियर है तो आंसर भी यहाँ देख रहे हैं मिली एम्पियर में है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रुकिए, इसको हम 15 रखते हैं और इक्वल टू आई मैक्स अपन √2, और √2 का मान जानते हैं आप 1.414 होता है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई मैक्स का मान क्या आएगा, आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 1.414। जब ये आप इंटू कर देंगे तो लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 21 दशमलव कुछ के आसपास आएगा। तो ये याद रखिएगा कि आई मैक्स का मान हमने कितना निकाला, 15 इंटू 1.414, इतना याद रखिए। फिर इसको हम साफ करते हैं पुनः एक बार और इसको। अब एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज मान पूछा है ना, तो एवरेज का फार्मूला जो होता है, एवरेज मान इक्वल टू होता है 2I मैक्स अपन पाई होता है। तो 2 फार्मूले का है, आई मैक्स का मान हमने निकाला हुआ है 15 इंटू 1.414, ठीक। अब पाई का मान हम जानते हैं 3.14 होता है। जब इस पूरे का आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपका आंसर जो आएगा 13.5 आएगा। चूँकि मिली एम्पियर है तो आप भी यहाँ मिली एम्पियर लगा दीजिए। कंप्लीट इसका जवाब
या इसका आंसर जो आएगा वो 13.5 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हम उम्मीद भी करेंगे कि जो हमने इसका एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि द टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल परफॉर्म्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर यूजुअली वाइड एंड वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इन रिक्वायर्ड विल बी। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा, क्वेश्चन कहने का जो मतलब है कि कौन सी स्पीड जो होती है वो वेरी मतलब अच्छी सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी मतलब अच्छी एक्यूरेसी वाली होती है, शुद्धता होती है। तो इसमें जो होता है अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड ये नहीं होता है। शंट फील्ड कंट्रोल, फील्ड में रेजिस्टेंस लगा के हम फ्लक्स को करंट को कम ज़्यादा करके उसके अनुसार फ्लक्स को कम ज़्यादा करके स्पीड कंट्रोलिंग, ये भी हाई सेंसिटिविटी नहीं होती है। वार्ड लियोनार्ड मेथड से कंट्रोलिंग जो होती है वो हाई सेंसिटिविटी होती है और डीसी मोटरों में की जाती है। और ये जो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग मेथड जो होता है सामान्य से कम स्पीड और सामान्य से अधिक स्पीड दोनों प्रकार की स्पीडों में स्पीड कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर की परिणामित्र को पुनर्कुंडलित मतलब रिवाइंडिंग करने के बाद यदि किसी जगह की कमी के कारण दाब प्रक्रिया द्वारा निर्मित कुछ आकार खिंचाव के बिना छोड़ दिए गए तो परिणामित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई तो उस वाइंडिंग में रिवाइंडिंग किया गया तो जगह कम होने के कारण इसकी टर्न को वो कम कर दिया, छोड़ दिया, जो कि यहाँ लिखा है कि छोड़ दिया गया। तो ऐसा करने से जो उसकी टर्न है ये टर्न कम हो जाएगा, यानी एन का मान कम हो जाएगा तो साथ ही साथ इसमें वोल्टेज कम हो जाएगा। अब वोल्टेज कम हो जाएगा तो इस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग जो होगी, केवीए रेटिंग जो कि हम ट्रांसफार्मर को रेटेड भी करते हैं केवीए में, तो ये भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हम टर्न की संख्या कम करेंगे तो उस ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके चारों तरफ प्रबल मतलब मजबूत होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कोई भी लौह मटेरियल हो जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकिल, इसके चारों तरफ यदि कॉइल लपेट दी जाए तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सबसे हाई होगा। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कि लौह कोर के चारों ओर कई पार्श्व यानी पतली पतली क्वाइल या कुंडली को लपेट दिया जाता है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो काफ़ी प्रबल होगा, मजबूत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर रिस्पोंडेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड। कहने का ये क्वेश्चन मतलब है कि कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसमें एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप फिजिक्स भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में आती है एक अदिश राशि, एक आती है सदिश राशि। सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो
सदिश राशियों को दर्शाने के लिए जैसे हम ए सदिश है कि अदिश है, तो इसको ए में ही भी रखते हैं, और मतलब कहने का है कि ए को हम अदिश भी बनाते हैं और ए को सदिश भी रखते हैं। लेकिन अगर इस ए के ऊपर अगर एरो हेड बना दिया, जैसे कि यहाँ कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी कहा है कि एरो हेड, जैसे कि यहाँ लिखा है एरो हेड, तो एरो हेड वाली राशि कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर यही ए को हम लिखते और इसके ऊपर एरो हेड नहीं बनाते, तो ये जो राशि होती, क्वांटिटी होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती। उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। अब इसमें जो है सदिश राशि कहते किसे हैं? तो वे राशियां जिसकी परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात हो, वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें प्रमाण हो, डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अगला जो है 59 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक परिवेष्टन यानी वाइंडिंग में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुव की संख्या के युग्मन के बराबर है, तो इसे कौन सी बाइंडिंग कहेंगे? इसमें पूरे ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक होती है, जैसे इसमें होता है, इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो असंतुलित बाइंडिंग यानी अनबैलेंस बाइंडिंग, और लास्ट में देखिए तो ये बैलेंस बाइंडिंग है। तो इसमें बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि ये बाइंडिंग बैलेंस है और ये बाइंडिंग अनबैलेंस है? तो इसके लिए फार्मूला है, बाइंडिंग वाले चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला है प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल की संख्या, प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल की संख्या, क्वाइल की संख्या। तो इसका जब फार्मूला आप लिखेंगे तो बनता है कि कुल क्वाइल की संख्या बटा फेज की संख्या इनटू पोल की संख्या। तो इस फार्मूले से कुल क्वाइल की संख्या बटा फेज इनटू पोल की संख्या से यदि इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यदि आपको इंटीजर वैल्यू आ रही है, प्रति पोल प्रति फेज का मान जो है पूर्णांक संख्या आ रहा है, तो ये बाइंडिंग बैलेंस बाइंडिंग है, याद रखिएगा, बैलेंस बाइंडिंग होगी। और यदि इस पूरे का कैलकुलेशन पॉइंट में आ रहा है, जैसे 3.5 आ रहा है, 4.2 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो ये बाइंडिंग अनबैलेंस होगी। 2 क्लियर? अब देखिए संपूर्ण कुंडली संयोजन यानी होल क्वाइल बाइंडिंग, ये क्या बाइंडिंग होगी? तो वह बाइंडिंग जिसमें क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के, क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, तो उसे होल क्वाइल बाइंडिंग कहते हैं। अब हाफ क्वाइल बाइंडिंग जिसे अर्ध कुंडली बाइंडिंग किसे कहेंगे? तो इसमें है कि वह क्वाइल की संख्या जिसमें पोल की संख्या क्वाइल की संख्या पोल के आधे के बराबर हो, तो उसे हम हाफ क्वाइल बाइंडिंग कहेंगे। तो यहाँ वही जिक्र किया है, जैसे देखिए प्रति फेज कुंडली की संख्या ध्रुवों के युग्मन की संख्या के बराबर है, युग्मन कहिए या p/2 के बराबर कहिए, बात एक ही है। तो ये जो बाइंडिंग हो गई ये हाफ क्वाइल बाइंडिंग होगी, अर्थात अर्ध कुंडली संयोजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरकत्व यानी इंडक्टर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यदि कोई भी वायर है, ये सीधा वायर है, इसी वायर को हम ऐसे लपेट दें तो ये बन गया इंडक्टर, इसी इंडक्टर को हम कहते हैं चोक। तो जब किसी क्वाइल को कई टर्न दे करके, जब किसी क्वाइल को कई टर्न दे करके जब किसी कंडक्टर को कई क्वाइल का टर्न दे करके जो स्ट्रक्चर बना, यही चोक होता है। और ये चोक का गुण होता है हाई इंडक्टिव का गुण प्रदान करना सर्किट को, और इसमें
करंट जो होती है वोल्टेज से लैग रहती है, पीछे रहती है। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो होगी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। फिलहाल यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चोक। इसी चोक को हम ब्लास्ट भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर की डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। तो देखिए डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों में प्रेरित ईएमएफ का फार्मूला सेम ही होता है, E = 5ZNP/60A। इसमें हम नेमिंग जानिए, EB जो होता है बैक ईएमएफ होता है, फाई जो है फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, कंडक्टर की संख्या है जो आप आर्मेचर में डालते हैं, और एन जो है उस जनरेटर या मोटर की रोटेशन गति है, स्पीड है आर्मेचर की, और पी जो है पोल है, और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है E = 5ZNP/60A, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो फार्मूला होता है ना, मोटर और जनरेटर दोनों में सेम होता है। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 3 फेज स्टेटर में खांचों का विस्थापन ... होता है। 3 फेज में है तो 3 फेज में स्टेटर खांचों में विस्थापन यानी डिस्टेंस जो होता है वो 120 अपान खांचों के बीच की दूरी यानी स्लॉट एंगल हो जाएगा 3 फेज के लिए। अगर ये 2 फेज की बात करता या सिंगल फेज की बात करता तो यहीं पे 90 डिग्री होता, 9 स्लॉट एंगल हो जाता। फिलहाल यहाँ 3 फेज की बात किया हुआ है तो 3 फेज में ये ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, 120 अंश में खांचों के बीच की दूरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ मल्टीमीटर आर मोस्ट नोटिसेबल, यानी मल्टीमीटर में किस पार्ट को हम नोटिस करते हैं। तो मल्टीमीटर में एक डिस्प्ले होता है और इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है। इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम जिस राशि को मेज़र करना होता है उसके सामने इस सेलेक्टर स्विच को ले जाते हैं और राशि को मेज़र करते हैं। मल्टीमीटर को हम एवियोमीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर के द्वारा हम एक साथ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस माप सकते हैं। तो इसमें सॉकेट टर्मिनल होता है, सॉकेट टर्मिनल जो इसके लीड निकलते हैं नीचे में लगाते हैं, वो सॉकेट टर्मिनल हो जाएगा। रेंज सेलेक्टर स्विच, यही जो स्विच रोटेट करता है ये स्विच हो जाएगा। और स्केल एंड पॉइंटर, अभी सुनिए, अगर डिजिटल है तो यहाँ हम पहले ही बता दिए कि स्केल होता है, और यदि एनालॉग है तो यहाँ पे सुई होगी, यही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिष्टकारी डायोड के परीक्षण की विधि दिखाई गई आकृति में दिखाई गई है, यदि ... तो डायोड अच्छा है। इसमें डायोड जो है, ऐसे डायोड का डायरेक्शन है, तो याद रखिएगा ये डायोड है। डायोड में ये वाला टर्मिनल एनोड कहलाता है और ये वाला टर्मिनल कैथोड कहलाता है। अब इसमें जो है ये वाला जो डायोड है ये रेजिस्टेंस कम बताएगा, लो रेजिस्टेंस बताएगा, और ये विपरीत जुड़ा हुआ है तो ये हाई रेजिस्टेंस दर्शाएगा। जहाँ सर्किट बनाया है नीचे में, तो जब आप देखिएगा ये वाली सर्किट, ये वाला सर्किट, तो इसका ठीक उल्टा बना हुआ है, इसका ठीक उल्टा बना है, यानी इसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा और इसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो लो होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन में जो दिया है कि पाठ्यांक एक दिशा में निम्न और दूसरी दिशा में उच्च दर्शाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर की एक डायोड में डायोड के क्षतिग्रस्त हुए बिना उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहा जाता है। तो PIV होती है,
अब पीआईवी जो होती है किसी डायोड की रिवर्स वाइस में वह मैक्सिमम करंट जो बिना क्षतिग्रस्त हुए वो डायोड सहन कर गया उसे ही हम पीआईवी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और वो हिंदी है। हिंदी में दिया है कि अधिकतम आग्रेसित वृद्धि धारा। इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में पीआईवी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर कि एक अच्छे जनरेटर के लिए व्यावसायिक दक्षता डॉट डॉट होती है, यानी व्यावसायिक दक्षता जो होगी जनरेटर की वो 95% होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये वाइंडिंग से है कि वाइंडिंग में कुंडली पर्स जैसे दिखाया गया आकृति है, असमान है और इसमें से उष्मीय विकिरण के लिए अधिक स्थान मिलता है। इस प्रकार के बाइंडिंग को क्या कहेंगे? ये जो बाइंडिंग है ये स्क्यू बाइंडिंग है। आप इसका देखिएगा तो इसका ऐसे डायग्राम आएगा, एक तरफ से ये दूरी कम होगी और एक तरफ से ज़्यादा होगी, तो ये ऐसा कभी भी आएगी बाइंडिंग तो वो स्क्यू बाइंडिंग होती है। और ये स्क्यू बाइंडिंग जो होती है वो एसी मशीनों में प्रयोग की जाती है, और एसी मशीनों में तो प्रयोग करेंगे लेकिन हाई वोल्टेज वाली एसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है स्क्यू बाइंडिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चेन बाइंडिंग, चेन बाइंडिंग को हम कहते हैं फ्लैट लूप ओवरलैप बाइंडिंग भी चेन बाइंडिंग को कहते हैं। ये ऐसी बाइंडिंग होगी इस पे लगती जाएगी, ये होती है चेन बाइंडिंग। स्किन बाइंडिंग जो होती है ये बाइंडिंग अपेक्षाकृत अन्य बाइंडिंगों के मुकाबले इसका डायमीटर जो होगा वो अधिक होगा, ये लंबी होती है, एक ही बार घुमा करके इसको डाल दिया जाता है मशीन में, ये इसका होता है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डायमंड कॉइल बाइंडिंग जो होती है वो डायमंड के आकृति में होगी, मतलब ऐसे होगी ये बाइंडिंग डायमंड वाली, और यहाँ से ये निकला रहेगा इसकी लीड। तो ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड कॉइल बाइंडिंग का है। ये सब एसी बाइंडिंग है। एसी बाइंडिंग में आपको 8 प्रकार की बाइंडिंग पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आएगा आपको बास्केट बाइंडिंग आती है, बास्केट बाइंडिंग आती है, उसके बाद कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग आती है, उसके बाद स्किन बाइंडिंग आती है, उसके बाद फ्लैट लूप ओवरलैप बाइंडिंग आती है, फ्लैट लूप ओवरलैप या चेन बाइंडिंग आती है, उसके बाद स्क्यू बाइंडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद डायमंड बाइंडिंग जो कि 4 नंबर पे दिया हुआ है, और उसके बाद एक आती है इनवॉल्यूट बाइंडिंग। ये 8 प्रकार की बाइंडिंग होती है और एसी में की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या डॉट डॉट के बराबर होती है। तो ये फार्मूला होता है प्रति फेज। प्रति फेज कहने का मतलब है कि जो हर वाला हिस्सा होगा वो फेज होगा, यानी कुंडलियों की संख्या बटा फेज की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें कह रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक को निर्मित करने के लिए अशुद्धि के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एन होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी के रूप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं और पी टाइप में हम 3 टाइप अशुद्धि मिलाते हैं। अब एन टाइप जो होता है इसे हम डोनर बोलते हैं और पी टाइप को हम एक्सेप्टर बोलते हैं। अब पी टाइप में हम किस किस मटेरियल को डालेंगे? तो इसमें होता है बॉजी, BAGI ट्रिक होता है। बी से है बोरान, ए से एल्युमिनियम, जी से गैलियम और आई से इंडियम। और एन के लिए होता है पाब, PAAB होता है। अब इसमें होता है फास्फोरस, पी से, ए से आर्सेनिक, फिर ए से एंटीमनी और बी से होता है बिस्मथ। तो इसमें आर्सेनिक दिया हुआ है, देखिए आर्सेनिक, यानी ये एन टाइप में हम मिलाएंगे आर्सेनिक। बाकी जो है बोरान, बोरान देखिए इसमें दिया है
पी टाइप में, एल्युमिनियम इसमें दिया है, गैलियम इसमें दिया हुआ है, यानी ये जो होगा वो एन टाइप में होगा, आयन टाइप का ये पाब होता है और ये आर्सेनिक इसमें सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल पुनः आवेशित होते हैं। मतलब लेड एसिड बैटरी, सेकेंडरी सेल में 3 प्रकार की बैटरी होती है, एक लेड एसिड बैटरी हो जाती है, लेड एसिड बैटरी, और दूसरा होता है निकिल आयरन सेल, और जिसे हम एडिशन सेल भी कहते हैं, और उसके बाद निकिल कैडमियम सेल। तो ये जो होते हैं ये सेकेंडरी सेल 3 प्रकार के होते हैं। इन सेकेंडरी सेलों में हम पुनः आवेशन की प्रक्रिया इसलिए होती है कि इसमें रिवर्सिबल क्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब कि इसमें कोई हमने प्रोडक्ट लिया, इसको बनाया, पुनः इसको हम मिला करके ये वाली चीज़ पा लेते हैं, तो इसे ही हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और हम इसे इंग्लिश में रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर की अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धचालक के रूप में या तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाएगा या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाएगा, और एक कार्बन भी होता है। ये तीनों जो होते हैं सेमीकंडक्टर तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चांदी होगा नहीं, और एल्युमिनियम होगा नहीं, ये कंडक्टर, तांबा होगा नहीं, ये कंडक्टिव मटेरियल में आएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल दक्षता क्या होगी। इसमें 3 प्रकार की दक्षता होती है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी पूछेगा, तो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इक्वल टू होता है VIL, यानी टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट अपन EGIA, ये इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला पूछेगा, तो मैकेनिकल में हो जाता है EGIA अपन मैकेनिकल इनपुट पावर, ये हो जाएगा। और एक आएगा कमर्शियल इफिशियंसी। तो कमर्शियल इफिशियंसी का फार्मूला जो होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट अपन मैकेनिकल इनपुट पावर हो जाएगा। ये तीनों इफिशियंसी का है। अब इसमें कमर्शियल इफिशियंसी को हम दूसरे नाम से ओवरऑल इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं कमर्शियल इफिशियंसी को। कमर्शियल इफिशियंसी इक्वल टू, फिर एक फार्मूला होता है कि कमर्शियल इफिशियंसी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी, ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रिकल की बात किया था, तो इलेक्ट्रिकल में होता है टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड करंट अपन EGIA, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये हमने तीनों इफिशियंसी का फार्मूला बताया आपको समझ में आया होगा। यदि डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस टू मूव द रोटर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मशीन जो होती है वो, इसके हम स्टेटर वाले पार्ट में सप्लाई देते हैं, और इसमें रोटर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के कारण इस रोटर में EMF इंड्यूस्ड होता है, और तब ये रोटर रोटेट करता है। तो कहते हैं हम कि 3 फेज इंडक्शन मशीन का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है कि द इंटर कनेक्शन बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर कि किसी भी एकल फेज परिणामित्र में प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरित वोल्टेज क्या होता है। तो इसका देखिए डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे
प्राइमरी वोल्टेज होगा और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज होगा, यहाँ पे फ्लक्स होगा और यहाँ पे करंट होगी, और यहाँ पे एक और ये E1 हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 कहने का मतलब कि ये सेकेंडरी का है, और इसी लाइन पर E2 भी होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी का होगा। तब देखिए इसमें सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री आप देख रहे हैं। प्राइमरी वोल्टेज और फ्लक्स के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री आप देख रहे हैं। प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री आप देख रहे हैं। लेकिन प्राइमरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज एक ही लाइन पर है, यानी इनके बीच का एंगल 0 है। इसी को दूसरी भाषा में हम कहते हैं इन फेज है, जो कि इसी को पूछा है कि प्राइमरी और द्वितीय में प्रेरित वोल्टेज यानी इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 E2 की बात किया हुआ है, इसलिए ये इन फेज होंगे। यहाँ आप देख भी रहे होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इन फेज हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, और ये अंतिम क्वेश्चन आज का होगा। इसमें कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पे काम करता है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो वो लेंज लॉ पे काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कशन किया। इसमें सभी 25 क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को देखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।